नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। साल 2019 में आम चुनाव को लेकर सियासी दल बिसात बिछाने में जुटी हैं। सियासी पार्टियां सत्ता पर काबिज होने के लिए जोर आजमाइश में इस वक्त लगी है, लेकिन बिना युवा वोटर को साथ लिए सत्ता की सीढ़ी चढ़ना बेहद मुश्किल, नामुमकिन है। यही वजह है कि हर पार्टी की निगाहें इस वक्त युवाओं पर टिकी है। साल 2019 में एक बार फिर से हमारे देश के इन्हीं युवाओं की अहम भूमिका होने वाली है। राजनीति में भी युवाओं को मौका देने की बात तो तमाम सियासी दल के नेता करते हैं, लेकिन क्या युवाओं को मौका मिल पाता है? हमारे देश के नौजवान अपनी आंखों में एक नए भारत का सपना देख रहे हैं। इन युवाओं के सामने बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, देश के विकास को लेकर मन में तमाम उम्मीदें और सपने पलते हैं। क्या 2019 में आने वाली सरकार इन युवाओं के भरोसे पर खरा उतर पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज चारों ओर पुलवामा पर हमले की चर्चा हो रही, पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग उठाई जा रही। जाहिर है हमारे देश के नौजवान भी इस मसले पर कुछ न कुछ कहना चाहते हैं और आज हम जालोर के विद्या भारती कॉलेज के यंग इंडिया की आवाज आप तक पहुंचाने वाले हैं। यहां के युवाओं की क्या बात है, क्या सोचना है, देखिए। ...2019 के आम चुनाव को लेकर एक बार फिर से सियासी पार्टियों ने मुद्दों को हवा देना शुरू कर दिया है। किसी पार्टी के लिए राम मंदिर बड़ा मुद्दा है तो किसी पार्टी के लिए राफेल बड़ा मुद्दा। लेकिन नौजवानों के लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हमारे देश के युवा इन मुद्दों से अलग कुछ और सोचते हैं? आखिर युवाओं के मन में कैसे सपने पलते हैं? 2019 में आने वाली नई सरकार से युवाओं की उम्मीदें क्या हैं? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने और युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने आज यंग इंडिया की टीम जालौर के विद्या भारती कॉलेज कैंपस में युवाओं के बीच पहुंची है। जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। जालौर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से देवजी भाई एम पटेल सांसद हैं। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो चौधरी, देवासी, मेघवाल, राजपूत सभी अपनी अपनी पकड़ के आधार पर राजनीतिक दावेदारी ठोकने में नेता लगे हैं। एक सांसद के तौर पर देवजी पटेल युवाओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए, हम सीधे चलते हैं इन युवाओं के बीच। नमस्कार, यंग इंडिया की टीम पहुंची है आज जालोर लोकसभा क्षेत्र चुनाव पर, जहां लोकसभा के सांसद हैं। यहाँ जालोर सिरोही में देवजी भाई पटेल पिछले 10 साल से काबिज है यहाँ पर, और हम युवाओं के पास पहुंचे हैं। जालोर की विद्या भारती स्कूल जो कॉलेज कैंपस भी है यहाँ, वहाँ पहुंचे हैं। इस कैंपस में युवा हमारे साथ हैं। युवाओं से इनकी मन की टटोलने के बाद में ही पता चल पाएगा क्या यहाँ का जो सांसद है वो पिछले 10 साल में विकास करवा पाया है या नहीं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि देवजी भाई पटेल वापस चुनाव लड़ते हैं, पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है या नहीं। एक बार इन युवाओं के साथ बात करते हैं और जानते इन युवाओं के सामने हम 5 सवाल रखेंगे। 2019 में देश में कैसी सरकार चाहते हैं ये युवा, सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, आपके सपनों का कैसा भारत होना चाहिए, अगर आप एक दिन के पीएम बनते हैं तो आप क्या सोचते हैं, आपका सांसद आपकी कसौटी पर खरा उतरा है या नहीं। इन तमाम सवालों के साथ में हम युवाओं के पास जाएंगे और इन युवाओं से पूछेंगे कि ये युवा क्या सोचते हैं। आप बताइए, 2019 में कैसी सरकार चाहते हैं आप? 2019 में सबसे पहले हम वह सरकार चाहते हैं जो हम सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी आज के यूथ के लिए, वो सबसे पहले दूर होना चाहिए। और सबसे पहले रिवेंज फ्रॉम पुलवामा अटैक, रिवेंज फ्रॉम पाकिस्तान एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पुलवामा अटैक का हम रिवेंज चाहते हैं। और जो हमारा ओवर पॉपुलेशन हो रहा है उसके ऊपर भी बहुत कंट्रोल की जरूरत है। 2019 में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सिर्फ वादे करे ही नहीं और योजनाएं सिर्फ शुरू ही ना करे, बाकी उनको लागू भी करे और हर एक व्यक्ति तक पहुंचाए जिसको उसकी जरूरत है। ठीक है, आप बताओ कैसी सरकार चाहते हो 2019 में? हम अच्छी सरकार चाहते हैं ताकि वो सब लोगों की मदद करे, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करे और जो अनएजुकेटेड पीपल हैं उनको भी स्कॉलरशिप्स दे ताकि वो भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सके।
आप बताओ 2019 में कैसी सरकार चाहते हो? 2019 की सरकार ऐसी होनी चाहिए जो देश के भविष्य के लिए सोचे और हर व्यक्ति को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है, उसे आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उसे कम पैसों में कुछ ऐसे विद्यालय वगैरह मिलने चाहिए ताकि वो अच्छी शिक्षा की प्राप्ति कर सके और देश को भी आगे बढ़ा सके और अपने परिवार का भी भला कर सके। सबसे पहले तो हमें बेरोजगारी दूर करनी चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जिससे प्रत्येक नागरिक को ऐसा रोजगार मिले जिससे अपनी रोजी रोटी पूरी कर सके और कोई भी व्यक्ति भुखमरी आत्महत्या ऐसी न करे और देश का प्रत्येक व्यक्ति नागरिक शिक्षित हो और शिक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए। 2019 में हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि सबसे पहले तो लोगों के पास आज के समय में रोजगार की बहुत ही कमी है, लोगों को रोजगार मिले और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए जो लोगों को रोजगार भी दे और भ्रष्टाचार मुक्त। और महिलाओं की लोकसभा में 33% आज के समय में 33% उपस्थिति होनी चाहिए। आज के समय में सिर्फ 9.46% ही उनकी उपलब्धि है, मतलब उपस्थिति है। तो आज के समय में महिलाओं की वहाँ पे उपस्थिति भी बढ़ानी चाहिए और सरकार को बिना जातीय भेदभाव के वहाँ पे लोगों को टिकट वितरित करना चाहिए। दूसरे सवाल पर लौटते हैं, क्या सरकार से इनकी क्या उम्मीद है? अगर सरकार चुनी जाती है तो 2019 में क्या सरकार से ये क्या उम्मीद रखते हैं? आप बताइए, 2019 में अगर सरकार चुनी जाती है तो उस सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से हमारी ये उम्मीद होगी कि अभी के टाइम में जैसे देखा जाता है तो जो भी पार्टीज होती है, जो भी योजनाएं लागू करती है, वो अपने लिए लागू करती है ताकि जनता हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दे। वो अपनी वोटिंग के लिए सारे डिसीजन लेती है। अगर अगली हमारी जो 2019 की सरकार बनेगी, उनसे हमारी मेन उम्मीद ये है कि वो अपनी राजनीति से ऊपर उठे, जनता के बारे में सोचे, लोगों के बारे में सोचे। हमारे समाज में, हमारे भारत में जो भी समस्या है, जैसे बेरोजगारी की कहे, भ्रष्टाचार की कहे, इससे रिलेटेड और भी है, महिलाओं को लेकर जितनी भी समस्या है उनके बारे में सोचे। उम्मीदें तो बहुत सारी है और हर 5 साल में वो की वो ही रहती है, न तो कभी पूरी हुई है और मुझे नहीं लगता है कि होगी, क्योंकि दो मतलब ऐसी मतलब हैं वो पार्टीज जो अपने मतलब एक कम दिखाता है कि मैं अच्छा किया इस साल, आप क्या कर सकते हो। फिर अगली बार और चुनाव होते हैं तो वो बोलते कि देखो मैंने ये किया है, आपने क्या किया है। बस इन दोनों चीजों में वो उलझते रहते हैं और आपसी मतभेदों को दूर करके जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। जैसे बेरोजगारी है, शिक्षा में जो व्यावसायिक सब्जेक्ट होते हैं उनको इंक्लूड करके बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए, ताकि उनको कल एम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू है उसके लिए खड़ा नहीं होना पड़े। सरकार से उम्मीद बहुत है, सरकार से लगातार विकास की जो बातें हैं, विकास की जो योजना है उनकी उम्मीदें हैं। और भी बहुत सारे युवा हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। इस आने वाली सरकार के बारे में हमें ऐसी उम्मीद लगानी चाहिए कि जो भी सरकार बनती है उनको समान तरीके से सबके साथ व्यवहार करना चाहिए और जो भी लोगों की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। हमको 2019 में ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों से वादा करती है उन वादा को निभाए और जो आज के जमाने में जो भर्तियां होती हैं, जो कोर्ट में जाती है, हाई कोर्ट में जाती हैं और उनकी जो सुनवाई 1 साल तक 2 साल तक नहीं होती हैं, ऐसे में बेरोजगार बैठे बैठे क्या करें। और जब भूख हड़ताल पर आते हैं, कोई बहुत युवा हैं जो आत्महत्या करते हैं, तो उनकी सरकार को सुननी चाहिए और कम समय उसका निपटारा करना चाहिए। अब हम अगले सवाल पर जाते हैं, सपनों का भारत कैसा होगा? युवाओं से जानेंगे कि अपने सपनों का भारत कैसा होगा, उस पर भाई हम बात करते हैं। आप बताइए। मेरा सपनों का भारत करप्शन फ्री होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और पूरा डेवलप होना चाहिए। सारे साधन होने चाहिए इंसान के पास, हर व्यक्ति के पास। वो सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखे, वो पूरे इंडिया का स्वार्थ देखे, पूरा इंडिया इसको साथ में लेके चले। भारत देश में नारा दिया गया है कि जय जवान और जय किसान। किसान भी आत्महत्या करता है और जवान सीमा पर शहीद होता है। सरकार को सबसे पहले इन दोनों के लिए बहुत सारी योजनाओं को लाना चाहिए। किसान के लिए न तो जैसे कि अभी कर्ज माफी हुई, सरकार जब इलेक्शन आते हैं उस समय ही कर्ज माफी क्यों करती है? इलेक्शन ये राजनीतिक फायदे के लिए कर्ज माफी करते हैं और कर्ज माफी भी आज भी हजारों किसानों के कर्ज माफ हुए ही नहीं। कर्ज माफ करने के लिए वहाँ पे जो लोग होते हैं वही अपने पैसे उनको दबा लेते हैं। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें करप्शन फ्री हो, मतलब करप्शन नहीं होना चाहिए और मतलब सभी जनता के जो भी वादे किए हुए जो भी नेता लोग करते हैं वो सारे पूरे होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो कि पहले जो भी वादे करते हैं वो अगले चुनाव आते ही मतलब चुनाव की पूरा होते ही मतलब खत्म हो जाए। आप बताइए, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? हमारे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए, सभी जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिलना चाहिए
जो निर्धन जनता है उनकी भी देखरेख करनी चाहिए और भ्रष्टाचार रहित सरकार बननी चाहिए। अगले सवाल पर लौटते हैं कि एक दिन का भारत का अगर पीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मुझे अगर एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो सबसे पहले तो मैं यही करूंगी कि जो सरकार ने योजनाएं शुरू की हैं उनको लागू करने की पूरी से पूरी कोशिश करूं। और उसके बाद में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, तो कुछ ऐसा सोचूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। जरूर नहीं कि सभी गवर्नमेंट जॉब भी करे, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, अपने खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। आपको अगर एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो देश के लिए क्या करोगे? महिलाओं को बढ़ावा देंगे, सबको इक्वल राइट्स देना चाहिए ताकि सब लोग पढ़े लिखें और इंडिया को डेवलप करने के लिए जो चीजें पॉसिबल होगी वो सब करेंगे ताकि हमारा इंडिया अच्छा बन जाए। अगर मुझे एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो मैं एक ऐसे देश में मतलब देश में ऐसा माहौल क्रिएट करूंगी जिससे सभी को समानता की दृष्टि से रखा जाए, किसी को रंग रूप और किसी भी आधार पे कोई भेदभाव न किया जाए और अमीर और गरीब का जो फासला है उसको कम करने की कोशिश करूंगी। अगर हमारे यहाँ पर जो सरकार द्वारा बनाए गए जो योजना है, अगर हम उसमें जो कागजों तक ही ये सीमित, अगर इसको हमारी योजना को लागू करके उसमें जो भी बदलाव किया जाए, जैसे कि उन्होंने ग्रीन का यूज किया है कि उन्होंने की सफाई हो, पर हमारे जालौर में देखा जाए तो हर जगह गंदगी पड़ी है। अगर हम उसमें सुधार करें जिस प्रकार से शिक्षा के लिए उन्होंने किया है और शिक्षा को बढ़ावा देंगे। आप बताइए, अगर प्रधानमंत्री एक दिन बना दिया जाए आप तो क्या करोगे? जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए काम करूंगी और शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करूंगी। सबसे पहले मैं लोक कल्याणकारी जो योजना अटकी पड़ी है उनको लागू करने की कोशिश करूंगी और जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है उसको भी कम करने की कोशिश करूंगी और जो हाईकोर्ट में भर्तियां अटकी हुई है उनको भी जिस तरह से नायक मूवी में अनिल कपूर ने एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनकर तमाम समस्याओं को समाधान किया था, उसी तरह मैं भी एक दिन के लिए पीएम बनकर देश की सभी समस्याओं का समाधान करूंगा और धारा 370 पर जरूर से जल्दी एक्शन लूंगा। आपका जो सांसद है वो यहाँ विकास करवा पाए या नहीं, विकास के मुद्दे पर कितनी चर्चा सांसद ने युवाओं के लिए सोची है, उसी पर चर्चा करेंगे। आप बताइए, अगर आपका सांसद पिछले 10 साल से क्या विकास के कार्य करवा पाए या नहीं, क्या सोचते हैं सांसद के बारे में? हाँ, बिल्कुल करा पाए हैं, मुझे लगता है करा पाए। जैसे कि पिछले साल हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति रही, उसमें देवजी भाई पटेल ने बहुत अच्छा है, वो हर जगह जा गए और वहाँ पर उन्होंने वहाँ की स्थिति का पूरा जायजा लिया और हमारे रविंद्र सिंह जी बालावत हैं, उनका भी बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा और काम किया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी पहले गलियों से पहले के कंपैरिजन में अब काफी रोड्स बन गई है, अब हम हर गली में रोड्स देखते हैं और हर जगह डेवलपमेंट है, तो यस आई एम सेटिस्फाइड। बिल्कुल, हमारे जालोर के जो सांसद है देवजी एम पटेल, वो हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो पिछले 10 सालों से एक ही सांसद चले आ रहे हैं, तो अब किसी यूथ को हमारा सांसद के रूप में आना चाहिए जो और ज्यादा अच्छा काम कर सके। हमारा सांसद जो होना चाहिए वो एक युवा होना चाहिए, जो युवाओं की समस्या को समाधान करना चाहिए और ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए जो देश के भले के लिए सोचे, हमेशा देश की प्रगति के लिए फैसले ले और जो फैसला ले वो सबके हित में हो और सभी को समान अवसर देना चाहिए। और आज का जो युवा होना चाहिए, युवा होना चाहिए, युवा को हम आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलना चाहिए। खरे उतरे हैं, पर जैसे यातायात के जो सड़कें वगैरह है, कहीं पे विकास अच्छे से हुआ है, कहीं पे नहीं हुआ है, तो उस पे और अच्छा ध्यान दे, शिक्षा पे अच्छा ध्यान दे। देखिए, अगर आरक्षण को बंद करना है तो सबसे पहले हमारे देश में समानता लानी होगी। अगर समानता आएगी तो आरक्षण बंद होगा तो सबको फायदे होंगे। मेरे हिसाब से तो अभी जो गरम चल रहा है वो रिवेंज फ्रॉम पाकिस्तान ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट को उसके लिए सबसे पहले कदम उठाने चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है, इसीलिए कहीं ना कहीं कर्ज माफी करनी पड़ी। मेरे ख्याल से तो कर्ज माफी की कंडीशन ही नहीं आनी चाहिए। किस तरीके की कर्ज माफी कितनी जायज है या नहीं, जो अभी सरकार ने कर्ज माफी की है वो जायज है या नहीं, इसी के बारे में बताइए आप। सर, जायज नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कर्ज माफी से किसान ऐसे हालातों में आ जाता है जैसे कि उनको आदत पड़ जाती है कर्ज माफी की। जैसे कि किसान अपने काम करके भी कमा सकता है, लेकिन कर्ज माफी की उसको आदत पड़ जाती है। निर्धन किसान है, उनको थोड़ा बहुत चारा मिल जाएगा जिससे वो आगे अपने बच्चों को बढ़ा सके, या कुछ फसल बर्बाद हो गई है उससे उसको सहारा मिल सके, इसलिए कर्ज माफी तो जरूरी है। आप बताइए, कर्ज माफी जायज है? कर्ज माफी जायज है। किसानों की कर्ज माफी से उनको नहीं है सहारा मिलता है, उनकी आय बढ़ाने में आय बढ़ाने का सहारा मिलता है और उनका कर्ज का भार कम होता है। कर्ज माफी जायज है, बी टीम कह रही है कर्ज माफी जायज है, लेकिन ई टीम फिर से आरोप लगा रही है। आप बताइए, कर्ज माफी कितनी जायज है या नहीं? कर्ज माफी तो जायज है, लेकिन कर्ज माफी पे भी होनी चाहिए, क्योंकि किसान मतलब अनाज बोता है लेकिन वो फसल किसी कारण जल जाती है या खराब हो जाती है, तो उनके लिए कर्ज माफ होना चाहिए।
कर्ज माफी होनी चाहिए। आप बताइए कर्ज माफी जायज है या नहीं? कर्ज माफी जायज है। जायज है। हाँ, उसको कर्ज माफी पूरे करनी चाहिए। उनके लिए तो जायज है जो बैंक से लोन लेते, लेकिन आप आज भी गांव में चले जाओ तो बहुत से ऐसे किसान मिलेंगे जो अनपढ़ किसान होते हैं, जो बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया का मालूम नहीं होता। वो उनसे लेते लोन, धनवान सेठ होते, साहूकार होते, उनसे लोन लेते। अब उनका लोन तो कभी माफ होगा नहीं। ये देखा जाए तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। ऐसे हमें उन्हें आदत नहीं देनी। और सबसे बड़ी बात, कर्ज माफी की कंडीशन ही क्यों आई है? कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें गलती रही है, जहाँ पर उन्होंने प्रॉपर तरीके से उन्हें शीट अवेलेबल नहीं कराया, इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं करवाया। ठीक है, रेन सिस्टम पे भी डिपेंड रहता है एग्रीकल्चर, बट कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है, इसीलिए कहीं ना कहीं कर्ज माफी करनी पड़ी। मेरे ख्याल से तो कर्ज माफी की कंडीशन ही नहीं आनी चाहिए सरकार में। कर्ज माफी की कंडीशन नहीं आनी चाहिए। आप बताइए कर्ज माफी जायज है या नहीं? कर्ज माफी जायज है, लेकिन ये राजनीतिक फायदे से नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन आने पर अचानक कर्ज माफी कर लिया, यही सरकार है जब सरकार चुन के आई थी उस समय ही करनी चाहिए। और किसानों के लिए सबसे पहले हम चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू होनी चाहिए और उनका जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ाना चाहिए। और किसानों के लिए समय पर, आज के समय में यूरिया की किल्लत है, खाद उर्वरकों की किल्लत है, और किसानों के लिए पहुंचाने से गाँवों में स्थिति किसानों की बहुत ही निर्धन स्थिति है। आरक्षण के ऊपर अगला सवाल होगा हमारा, आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ रिजर्वेशन के। मुझे नहीं लगता रिजर्वेशन होना चाहिए कंट्री में। चलो ठीक है, जब स्टार्टिंग था, जब जरूरत थी, बट मानसिक लेवल पे आरक्षण मुझे सही नहीं लगता। आर्थिक लेवल पे देना चाहिए, हमें उन्हें बुक्स प्रोवाइड करनी चाहिए, फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, बट मानसिक लेवल पे अगर आप सोच रहे हैं कि उन कास्टेस को आप आगे ला सकते हैं तो ये कोई सोल्यूशन नहीं। देखिए, अगर आरक्षण को बंद करना है तो सबसे पहले हमारे देश में समानता लानी होगी। अगर समानता आएगी तो आरक्षण बंद होगा तो सबको फायदे होंगे। वैसे है कि आरक्षण से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जरूरत नहीं होती, वो भी फायदे उठा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, उनको इसका बहुत फायदा मिलता है। तो अगर बंद करना है तो एक बार समाज में समानता लानी होगी, उसके अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लेने होंगे, उसके बाद बंद होना चाहिए। आरक्षण का आधार आर्थिक स्तर होना चाहिए। हमें आर्थिक स्तर के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। अब आज वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमें आर्थिक स्तर के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। मैं आरक्षण के कुछ हद तक पक्ष में हूँ, क्योंकि जैसे समाज में कुछ जातिवाद हो रहा है। शहरों में तो ऐसे काफी समानता, लेकिन गाँव में आज भी बहुत ज्यादा यूँ भेदभाव किया जाता है। उनके आज भी समाज में ऊपर नीचे ऊंच नीच होती रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि आरक्षण हो, लेकिन जाति के साथ साथ आर्थिक आधार पे हो, क्योंकि कुछ लोग फायदा उठा देते हैं। जैसे बड़े लोग होते हैं गाँव में, सरपंच वगैरह कुछ अधिकारी होते हैं, तो वो आरक्षण का पूरा फायदा उठा लेते हैं। उनके नियमों को पता होता है, लेकिन अनएजुकेटेड ग्रामीण होते हैं, वो आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाते। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, आप बताइए। आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए। मैं आर्थिक आधार पर भी इसका समर्थन करता हूँ। आप बताइए, ये जो शिक्षा व्यवस्था है देश की, वो कैसी होनी चाहिए? क्या व्यवस्था है, सही है या नहीं है? क्या कहना है, कैसा सुधार होना चाहिए? शिक्षा में सबसे पहले मुझे लगता है कि कॉलेजेस में तो एक तो सीट्स बढ़ानी चाहिए, सबको पूरा मौका मिलना चाहिए। और सेकेंड थिंग, आपको स्कूल्स में पूरी फैसिलिटी अवेलेबल करवानी चाहिए, भले वो केमिकल से रिलेटेड हो या पेंसिल्स, जो नॉर्मल प्राइमरी लेवल पे उन्हें पेंसिल्स और सब अवेलेबल करवानी चाहिए। और हाँ, पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए, उन्हें प्रॉपर बेंचेस सब अवेलेबल करवाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी लेवल अगर हमारा स्ट्रांग होगा तो ही हमारा अपर लेवल स्ट्रांग होगा। सबसे पहले हमें प्राइमरी लेवल पे हमें ध्यान रखना चाहिए। को समान अवसर मिलने चाहिए, बस यही होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में कैसा बदलाव चाहते हैं? शिक्षा व्यावसायिक विषयों के साथ जुड़नी चाहिए, जिससे बच्चे कैपेबल हो, स्किलफुल हो और अनएम्प्लॉयमेंट जैसा इशू है उसको क्लियर करने में अपने आप कैपेबल हो। शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या बदलाव चाहिए? हमें अगर उसमें शिक्षा में थोड़ा सा नयापन लाना चाहिए, जिससे कि लोग रटाओं की ये शिक्षा पद्धति को थोड़ा बंद करें और साथ में तकनीकी रूप से कोई उपकरणों का भी इस्तेमाल कर सके। हमारी जो शिक्षा है आज की, वो है ना आरक्षण रहित होनी चाहिए। हर किसी को अपनी एबिलिटी के अनुसार है ना काम मिलना चाहिए, अपनी एबिलिटी के अनुसार हर किसी को अपने क्षेत्र में प्रगति मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ना मतलब कि जो आरक्षण है वो है ना सामाजिक दृष्टि पे ना, को आर्थिक दृष्टि पे मिलना चाहिए। अगर आर्थिक दृष्टि से अगर मतलब किसी व्यक्ति को अगर मजबूत बनाया जाए तो अपने किसी भी समाज, देश, परिवार विकास कर सकते हैं और देश में एक नया उन्नति और प्रगतिशील राष्ट्र बना सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा होगा? लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में थोड़ा ही समय रह गया है और रणभेरी बजते ही जो चुनावी मुद्दे हैं वो मुद्दे बाहर आएंगे और उन बाहर आने वाले मुद्दों पर प्रभावी ढंग से रंग दिखाना शुरू होगा। यंग जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो यंग वोटर हैं, जो मतदाता हैं, उन्हीं से पूछेंगे। आप बताइए, इस समय लोकसभा चुनाव आने वाला है, रणभेरी बजने वाली है,
किस तरीके का प्रभावी मुद्दा होगा इस बार लोकसभा? मेरे हिसाब से तो अभी जो गरम चल रहा है वो रिवेंज फ्रॉम पाकिस्तान ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट को उसके लिए सबसे पहले कदम उठाना चाहिए। सेकंड थिंग जरूर रहेगी अनएम्प्लॉयमेंट जो रियल में ज्यादा है, और पॉपुलेशन को देखते हुए सरकार को सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, और फिर हमारी जो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी स्कीम्स होनी चाहिए, और सेकंड और द बेसिक थिंग कि हमारा जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके ऊपर मेनली कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अभी के लिए तो मेन मुद्दा तो आतंकवाद वाला ही रहेगा, पाकिस्तान से बदला, क्योंकि हमारे देश की जनता मेन यही चाहती है कि हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इसका बदला लिया जाएगा। इसके अलावा बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जनसंख्या नियंत्रण है, ये सारे मुद्दे रहेंगे। आतंकवाद का मुद्दा प्रभावी रहेगा, आप बताइए किस तरीके का मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव में रहेगा? सबसे पहले तो आतंकवाद का है, उसके बाद बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी व्यापक रूप से ज्यादा बढ़ चुकी है आज के समय में, और सबसे मेन तो आतंकवाद से रिवेंज। सर, जो पुलवामा में जो अटैक हुआ है वहाँ पर सब पूरे नौजवानों को नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि वो उसका बदला लेंगे और उसका जवाबी कार्रवाई करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे पीएम बनेंगे और भारत का भविष्य है वो। हम अगले सवाल पर चलते हैं। क्या सरकार की जो 5 साल की परिपाटी है जो बदलती है, क्या वो परिपाटी अब की बार बदलेगी या नहीं, इसके लिए युवाओं से बात करेंगे। बदलनी चाहिए, जिससे पता चलता है कि हर साल में 5 साल में कैसे चुनाव हो, मतलब कैसे तरक्की कैसे हो जाए। सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, आप बताइए। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि कौन सी सरकार ने कितना काम किया है, और अगर नहीं काम किया तो आगे दूसरी सरकार लानी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए, आप बताइए। 5 साल का जो चुनाव होता है वो 1 साल या 2 साल के लिए करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक कार्य करे, क्योंकि 5 साल का जब चुनाव होता है तो वो अपने किए हुए वादों को भूल जाते हैं और वो लास्ट के समय में करते हैं। अगर 2 साल का किया जाए तो वो जल्दी से जल्दी अपने वादे पूरे करने की कोशिश करेंगे। इस बार नहीं बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो कई ऐसी स्कीम्स होती है जो लागू करती है और वो उस पर क्रियान्वित होती है, लेकिन फिर जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है और नई पार्टी आती है तो उसको वापस इम्प्लीमेंट करने में उनको काफी ज्यादा दिक्कत आती है और वो सही तरीके से प्रोग्रामिंग नहीं कर पाती। तो मेरे हिसाब से नहीं बदलनी चाहिए। आप बताओ क्या मानते हैं? नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी योजना को, एक 5 साल की योजना को समय दायरे के अंदर कोई भी योजना को लागू नहीं किया जा सकता। किसी की दूरगामी योजना शिक्षा को क्षेत्र में कोई 5 साल में परिवर्तन नहीं आ सकता है, तो उनकी लंबी योजनाएं बनती है। इसलिए 5 साल कोई भी सरकार को हर दूसरा मौका मिलना चाहिए और बदलनी नहीं चाहिए, परिपाटी चलनी चाहिए सरकारी। आप बताइए। अगर सरकार देश की जनता के लिए अच्छा कार्य कर रही है तो सरकार नहीं बदलनी चाहिए। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो युवा हैं वो युवा चाहते हैं कि देश का विकास हो, युवाओं की बेरोजगारी दूर हो, किसानों की हर संभव मदद होनी चाहिए। इसी को लेकर अब हम कहीं दूसरी जगह और जगह मिलेंगे यंग इंडिया के खास प्रोग्राम में।